मैं पंकज शर्मा एक बार फिर आप सभी का आपके अपने प्रतिस्पर्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जनरल साइंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, क्योंकि मैं आपको जनरल साइंस पढ़ाने वाला हूं, सामान्य विज्ञान आपको पढ़ाने वाला हूं। ये जनरल साइंस का जो वेटेज है वो एग्जाम की दृष्टि से कितना है, सबसे पहले हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। दूसरी बात यह है कि जनरल साइंस का सिलेबस क्या है और किस किस एग्जाम में इसको किस तरीके से और कितना पूछा जाता है। आज इन्हीं चीज़ों पे हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। बेटा, जनरल साइंस जीके का एक टॉपिक है, एक छोटा सा सब्जेक्ट है ना, जिसके अंतर्गत आपकी 3-4 चीज़ें मुख्य रूप से आती हैं। जैसे आपका फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है, एनवायरनमेंट आता है ना। तो उस तरीके से इसका एक फुल पैकेज है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एग्जाम की दृष्टि से तो ये कितना इंपॉर्टेंट है और किस किस एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए बेटा, जो भी वनडे एग्जाम्स हैं, जो भी आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए वनडे एग्जाम्स हैं, उन सभी के अंदर जनरल साइंस का काफी अच्छा खासा वेटेज है। अब मैं बोलूं कि सर ये वनडे एग्जाम कौन कौन से हैं। बेटा देखिए, जैसे मुख्य रूप से हम बात कर सकते हैं कि आपके एसएससी से संबंधित जो भी एग्जाम है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे आपके एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे आपके एमटीएस हो, चाहे आपके जीडी हो, है ना, इन सभी में ही आपके क्या है, जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके डिफेंस में भी जनरल साइंस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब ये डिफेंस से मतलब क्या हो गया? डिफेंस से मतलब हो गया जैसे आपके दिल्ली पुलिस में भी जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान पुलिस के अंतर्गत भी आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन को काफी अच्छी मात्रा में पूछा जाता है। प्लस में अगर आप डिफेंस आर्मी की तरफ भी जाना चाहते हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं, जैसे आपका एक एनडीए का एग्जाम होता है, एनडीए के एग्जाम में काफी अच्छी मात्रा के अंदर जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर लगभग 100 क्वेश्चन जनरल साइंस और फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। उसके अलावा आप सीडीएस का भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे भी जनरल साइंस की भूमिका अहम होने वाली है। उसके बाद और देखना चाहते हैं बेटा कि सर और किन किन एग्जामों के अंदर आपके जनरल साइंस का वेटेज है। बेटा, रेलवेज के अंदर आपके जो रेलवे के एग्जाम होते हैं, उन रेलवेज के एग्जाम के अंदर आपके जनरल साइंस का बहुत ही ज्यादा वेटेज है। आप देख सकते हैं जैसे एनटीपीसी में काफी अच्छी मात्रा के अंदर आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के अंदर भी जनरल साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर की अगर कहीं पे पोस्ट निकलती है तो उसमें भी जनरल साइंस की जो प्रायिकता है वो काफ़ी ज़्यादा रखी गई है। तो ये जो सारे एग्जाम्स हैं, और भी अदर एग्जाम्स है, स्टेट एग्जाम की भी अगर हम बात करें तो स्टेट एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा आपके स्टेट एग्जाम की भी बात करें तो स्टेट एग्जाम में भी आपके, जैसे एक स्टेट एग्जाम की बात करूँ जैसे पटवारी हुआ, एलडीसी हुआ, ठीक है, इस तरह के एग्जाम में भी जनरल साइंस की जो भूमिका है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारे सभी प्रकार के एग्जाम में जनरल साइंस बहुत ही अच्छे लेवल से पूछा जाता है। पर रेलवे और आपका अगर डिफेंस, एनडीए, सीडीएस और इनकी बात की जाए तो इसमें बिना जनरल साइंस के तो आपके कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जनरल साइंस इसमें सबसे मेन सब्जेक्टों में से पूछा जाता है। तो चलिए, ये तो हो गया आपके जनरल साइंस किन किन एग्जाम में पूछा जाता है, किन किन एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेटा इसमें आपको जनरल साइंस मुख्य रूप से पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आगे बात करता हूं कि जो जनरल साइंस है उसमें पढ़ना क्या क्या है हमें। दूसरा प्रश्न का जवाब कि इस जनरल साइंस में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, इसको मैं आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट से समझाना चाहूंगा कि इसको हम लोगों को पढ़ना कहाँ कहाँ से चाहिए, कितना कितना पढ़ना चाहिए और क्या क्या चीजें यहाँ पे पेपर में पूछी जाने वाली है। तो देखिए बेटा, अगर हम बात करें जनरल साइंस की, आपके जनरल साइंस की बात करें, जीएस की बात करें, तो बेटा इसको मैं 3 हिस्सों में तोड़ना चाहूंगा। ये 3 हिस्से कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे
जहां पे आप सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि बायोलॉजी वाला पार्ट। और आप स्कूल टाइम से ही आप बायोलॉजी पढ़ते आते हैं, आपके स्कूल में भी बायोलॉजी के टॉपिक्स होते हैं। तो ये वही टॉपिक्स है 10th तक के, 10th से, और अब क्या थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है तो आपको 12th तक की भी बायो क्या करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कि जहां पे आप, ये तो था लिविंग यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जहां आप जीवित चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं तो जीवित चीजें क्या है आपकी, जीव है, जंतु हैं, और उसी से मिलके क्या बना है आपका बायोलॉजी, जिसे आप क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। इसी को आप क्या बोलते हैं बेटा, जीव विज्ञान बोल देते हैं। लेकिन दूसरा, जहां पे आप नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, और निर्जीव चीजों के बारे में अध्ययन करते समय आपको इसके दो भाग करने होंगे बेटा। एक आपका फिजिक्स आ जाता है, एक आपका फिजिक्स आ जाता है, और फिजिक्स यानी कि आपका भौतिक विज्ञान आ जाता है। ठीक है बेटा। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि दूसरा आपका कौन सा पार्ट आता है, रसायनों के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आप इसे क्या बोल देते हैं, केमिस्ट्री बोल देते हैं, रसायन विज्ञान बोल देते हैं। दूसरा पार्ट जो आता है वो कौन सा आ जाता है, रसायन विज्ञान का भाग आता है। और तीसरा जो भाग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि बेटा आजकल करंट अफेयर का जो मामला है वो बहुत गंभीर होता हुआ जा रहा है। जैसे अभी हाल ही में एक पेपर हुआ राजस्थान हाई कोर्ट का, राजस्थान हाई कोर्ट का एक पेपर हुआ था। मैं आपको एक प्रायिकता बता रहा हूं कि जनरल जो आपके करंट अफेयर्स है उनका लेवल किस तरीके से और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, मैं उस बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। बेटा देखिएगा, आपके राजस्थान हाई कोर्ट का जो एग्जाम हुआ था अभी, ठीक है, एक तो 12 तारीख को हो चुका है, एक आने वाले 19 तारीख को और होने वाला है, जिसके अंतर्गत आपके जीके के टोटल 50 क्वेश्चन आए थे, जिसमें जीके के आपके टोटल 50 क्वेश्चन आए थे। और बेटा इस जीके के 50 क्वेश्चन के अंदर 17 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, है ना। आजकल करंट अफेयर का जो वेटेज है बहुत ज्यादा क्या होता जा रहा है बेटा, बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसमें 2 जीके का पार्ट, एक तो स्टैटिक्स जीके और एक करंट अफेयर, इसे मजबूत कर लीजिए। ये आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा क्या देने वाली है, योगदान देने वाली है। ठीक है, तो चलिए इसमें तो तीसरा पार्ट है, इसे मैं करंट अफेयर से जो जोड़ता है इसी को हम लोग बोल देते हैं टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, यानी कि प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी तो साइंस का तीसरा पार्ट क्या है, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी वाला पार्ट। अब टेक्नोलॉजी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए बेटा, सबसे पहले हमें इसरो से संबंधित जो भी प्रश्न है वो पढ़ने होंगे। वो एक करंट अफेयर के अंतर्गत आता है कि आज हाल ही में कौन सा सैटेलाइट भेजा गया है, GSLV है, ठीक है, PSLV है, क्या कार्य करने वाला है। जो भी सैटेलाइट आपके यहाँ से भेजे जाते हैं और आए दिन कुछ ना कुछ इसरो की तरफ से कार्यक्रम किए ही जाते हैं, और वो सारे क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो सारे करंट अफेयर में आते हैं। दूसरा आपका DRDO, दूसरा आपका DRDO। बेटा DRDO कौन सा है आपका, है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आपके अस्त्र बनाए जाते हैं, जो भी आपके हथियार वगैरह बनाए जाते हैं, वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं, DRDO इस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आ जाते हैं, इस संगठन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो बेटा ये आपके बेसिकली आपको जनरल साइंस के अंदर क्या पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है और करंट अफेयर पढ़नी है। आने वाले इन कुछ दिनों के अंदर मैं आपको जनरल साइंस के अंदर ये सारी चीजें आपको पढ़ाने वाला हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इसके साथ साथ साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर मैं आपको वीकली क्या करता रहूँगा, आपको वीकली करंट अफेयर प्रोवाइड कराता रहूँगा, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा क्या होने वाले, महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं, हम आगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से क्या करने वाले हैं, अपने इस लेक्चर को, इस कोर्स को क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले जहां स्टार्ट करेंगे वो किस पार्ट से स्टार्ट करेंगे बेटा,
बायोलॉजी से स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, हम लोग किससे स्टार्ट करने वाले हैं? बायोलॉजी से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी के लिए मैं कुछ छोटी मोटी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूं अभी, क्योंकि बायोलॉजी का सामान्य परिचय हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान। सबसे पहले स्टार्ट कर दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए बायोलॉजी। हम लोग बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से इस सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सारे नोट्स बनाते हुए चलिएगा, सारे बच्चे क्या करते चलिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि ये नोट्स एक एक करके धीरे धीरे बंडल के रूप में इकट्ठे हो जाएंगे। और अभी से इसे पढ़ना शुरू कीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप डेली का पढ़ते जाएंगे तो आपको याद रहने की जो क्षमता है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। वरना जब ये बंडल बन जाएंगे तो आपको याद करने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी कड़ी से कड़ी जोड़ती है। देखो, आप जब भी कोई धारावाहिक देखते हैं, टेलीविज़न पे कोई धारावाहिक देखते हैं, तो बीच के अगर कुछ धारावाहिक आप नहीं देखेंगे, अगर आप बीच के कुछ धारावाहिक नहीं देखेंगे तो आपको उस धारावाहिक का नेक्स्ट एपिसोड समझ में नहीं आएगा। तो बायोलॉजी भी ठीक उसी तरीके से आपको स्टेप टू स्टेप चलना होगा, स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। आपको हर एपिसोड को क्या करना पड़ेगा, हर एपिसोड को देखना पड़ेगा, क्योंकि एक एपिसोड दूसरे एपिसोड से कड़ी के रूप में क्या करता है, जुड़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? सबसे पहला वर्ड कि बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है बेटा? बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है। नंबर एक बात, सबसे पहली बात पे हम फोकस करेंगे कि बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। दूसरा, बायोलॉजी प्रारंभ में किस भाषा का शब्द था? प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में किस भाषा का शब्द था? बायोलॉजी प्रारंभ में लैटिन भाषा का शब्द था। कौन सी भाषा का शब्द था? लैटिन भाषा का शब्द था। मतलब ये पहले लैटिन भाषा का शब्द था, बाद में लैटिन भाषा क्या होती चली गई, लुप्त होती चली गई, धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। तो लैटिन भाषा से मिलती जुलती भाषा कौन सी है? ग्रीक भाषा। इसीलिए ये कौन सी भाषा का शब्द बन गया? ग्रीक भाषा का शब्द बन गया। तो ये जो लैटिन है, ये आपकी प्रारंभिक भाषा है। फिलहाल ये क्या हो चुकी है? लुप्त हो चुकी है। ये भाषा क्या हो चुकी है? लुप्त हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। अगली बात करते हैं हम, नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि जो बायोलॉजी शब्द है ये किसके द्वारा बताया गया। ठीक है, तो ये किसके द्वारा बताया गया था? ये शब्द लेमार्क व ट्रेवीरेनस के द्वारा बताया गया है। ट्रेवीरेनस के द्वारा बताया गया सन 1802 में। सन 1802 में इस शब्द को बताने वाले, बायोलॉजी शब्द को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? लेमार्क था, और दूसरा ट्रेवीरेनस था। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात कर लेते हैं कि जो बायोलॉजी है ये लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर बनी हुई है, बायोस और लोग से मिलकर बनी हुई है। किससे मिलकर बनी हुई है बेटा? बायोस प्लस लोग से मिलकर बनी हुई है। बेटा यहाँ बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब होता है लाइफ, यानी कि जीवन। क्या कहते हैं इसे? लाइफ या जीवन। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ या जीवन। लोग्स का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी कि स्टडी करना, टू डू स्टडी। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है? टू डू स्टडी। तो देखिए, यहाँ से आपको समझ में आता है जीवन का अध्ययन करना। किनके जीवन का अध्ययन करना? भाई सजीवों के जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोस प्लस लोग। लैटिन भाषा के दो शब्द बायोस प्लस लोग से मिलकर बना है, जहाँ बायोस का अर्थ जीवन होता है और लोग्स का अर्थ अध्ययन करना। देखिए बेटा, जो ये बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, ये सबसे पहले हम जानेंगे कि किस भाषा का शब्द है। बेटा, बायोलॉजी इज अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। ये आपके ग्रीक भाषा का शब्द है। ये किस भाषा का शब्द है बेटा?
ग्रीक भाषा का शब्द है। पर ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से ही ग्रीक भाषा का शब्द रहा है। पहले बायोलॉजी एक लैटिन वर्ड के रूप में जाना जाता था। किस रूप में जाना जाता था? लैटिन शब्द, लैटिन वर्ड के रूप में जाना जाता था। ये पहले लैटिन वर्ड का, लैटिन भाषा का शब्द था। मतलब बायोलॉजी पहले लैटिन भाषा का शब्द था, फिर ये भाषा धीरे धीरे लैटिन भाषा क्या होने लगी? लुप्त होने लगी। क्या होने लगी बेटा? लुप्त होने लगी। और इसके लुप्त होने के बाद आपके लैटिन भाषा से मिलती जुलती भाषा ग्रीक भाषा है, और फिलहाल जो आपकी बायोलॉजी है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरी बात कि जो बायोलॉजी है उस शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? Who's the name discovered by biology is discovered by लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। लैमार्क व ट्रेविरेनस, ठीक है। किसके द्वारा? लैमार्क के द्वारा तथा ट्रेविरेनस के द्वारा क्या किया गया? इस शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन किया गया। कब किया गया था? सन 1802 में किया गया था। दो बातें हमने यहाँ पे कर ली है कि ये शब्द किस भाषा का शब्द है और बायोलॉजी का प्रतिपादन, इस शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। नेक्स्ट तीसरी बात कि जो ये बायोलॉजी है ये लैटिन भाषा के दो शब्द बायोस तथा लोग से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? बायोस तथा लोग से। जहां बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ, और लोग्स का मतलब क्या होता है? स्टडी, टू डू स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। कहीं पे भी ये जो लोक शब्द है या लोजी शब्द देखो उसका मतलब होता है अध्ययन करना। आने वाली अगली क्लास के अंतर्गत मैं यही बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण टर्म, है ना। तो जैसे मैंने बोला कार्डियोलॉजी, जैसे मैंने बोला हेमेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी, ये जहाँ पे भी लोजी शब्द आ रहा है इसका मतलब उस चीज़ का हमें क्या करना है? अध्ययन करना है, ठीक है। जैसे कार्डियोलॉजी मतलब क्या होता है? हृदय का अध्ययन करना, ठीक है। जैसे हेमेटोलॉजी मतलब ब्लड का क्या करना? अध्ययन करना। हेपेटोलॉजी मतलब जैसे लीवर का अध्ययन करना। जहाँ पे भी लोजी आ रहा है मतलब हमें उस चीज़ का क्या करना है? अध्ययन करना है, ठीक है बेटा। लाइफ, लाइफ का मतलब होता है जीवन। लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन। और ये टू डू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या करना बेटा? अध्ययन करना। तो यहीं से हम लोग जीवन का अध्ययन करना। अरे जीवन किसके पास है? सजीवों के पास है कि निर्जीवों के पास? बेटा आप सभी को पता होगा कि जीवन तो सिर्फ किसके पास होता है? सजीवों के पास। निर्जीवों के पास किसी प्रकार का कोई जीवन नहीं है, उनका कोई जीवन शैली नहीं होती है। तो इसलिए कि सजीवों के जीवन का अध्ययन करना, यहीं से देखो सजीवों के जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। हम लोग यहीं से इसकी परिभाषा भी तैयार कर सकते हैं। क्या बोलेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग सजीवों के जीवन का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कह देंगे हम लोग? उसी को हम लोग जीव विज्ञान या बायोलॉजी कह देंगे, ठीक है, या कह देते हैं। चलिए बेटा, ये तो पहला पॉइंट जो हमने कल डिस्कस कर लिया था। अब हम देखते हैं कि जो बायोलॉजी है, जो जीव विज्ञान है, उसका वर्गीकरण किस किस तरीके से किया गया है। तो बेटा जो वर्गीकरण है वो अलग अलग तरीके से किया गया है। तो सबसे पहला वर्गीकरण मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्रारंभिक वर्गीकरण। मतलब अगर बायोलॉजी, जहां से बायोलॉजी ने जन्म लिया है, जहां से ये जो बायोलॉजी है जहां से जन्म ले रही है, मैं वहां की कहानी आपके सामने रख रहा हूं। ध्यान से देखना बेटा। तो हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं वर्गीकरण। देखो परिचय के अंदर ही एक अगला पॉइंट है जिसे हम लोग बोलते हैं वर्गीकरण, ठीक है। सजीवों का वर्गीकरण भी बोल सकते हैं, है ना, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि सजीवों का वर्गीकरण, ठीक है, सजीवों का वर्गीकरण। और हम लोग सबसे पहला वर्गीकरण देखते हैं। हम लोग सबसे पहला वर्गीकरण देखने वाले हैं बेटा। सबसे पहला वर्गीकरण जो हुआ था उनके लिए सबसे पहले वर्गीकरण में इसे दो भागों में बांटा गया। एक तो कौन सा है आपका? जंतु विज्ञान। पहला वर्गीकरण किस रूप में था? बायोलॉजी का या ऑर्गेनिज्म का जंतु विज्ञान के रूप में। और इसी का ही दूसरा भाग जो था वो था पादप विज्ञान, यानी कि वर्गीकरण का
जो सर्वप्रथम वर्गीकरण किया गया वो दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया बेटा? दो भागों में, एक जंतु विज्ञान और दूसरा पादप विज्ञान में बांटा गया। जंतु विज्ञान को ही आज की भाषा के अनुसार आप लोग क्या बोल देते हो? जूलॉजी बोल देते हो। इसी को आप क्या बोल देते हो? बॉटनी बोल देते हो। क्या बोल देते हो? बॉटनी बोल देते हो। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा गया? जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा गया? हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? जूलॉजी के या जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? बेटा आप सभी को पता होगा कि जंतु जगत के जो जनक रहे हैं वो कौन रहे हैं? अरस्तु रहे हैं। कौन रहे हैं? अरस्तु रहे हैं। अरस्तु क्या हैं? आपके जंतु विज्ञान के जनक रहे हैं। ठीक उसी तरीके से हु इज द फादर ऑफ बॉटनी यानी कि आपके पादप विज्ञान के जनक कौन रहे हैं? ठीक है, पादप विज्ञान के जनक किसे कहा गया है? थियोफ्रास्टस को कहा गया है। किसे कहा गया है? थियोफ्रास्टस को कहा गया है। किसे कहा गया है बेटा? थियोफ्रास्टस को कहा गया है। अब किसी को अगर हम लोग जनक बोल रहे हैं बेटा, पिता बोल रहे हैं, तो कोई ऐसे नहीं बोल देंगे कि उन्हें हमने पिता का दर्जा दे दिया। हमारे भारत के जो राष्ट्रपिता हैं वो किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी। अरे हमारे भारत के कोई दूसरे राष्ट्रपिता भी हैं क्या? एक ही राष्ट्रपिता है जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। बेटा वो एक ही क्यों है? अरे आपकी स्वतंत्रता की लड़ाई तो पूरे देश ने लड़ी थी। उसमें हर एक जो बंदा था वो सब स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उस टाइम काम कर रहा था, लेकिन फिर भी हमारे देश का राष्ट्रपिता एक ही बना, महात्मा गांधी। तो ऐसा क्यों? राष्ट्रपिता बनने का या पिता बनने का कोई कारण? क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहा होगा उसी को ही सर्वोपरि पद पे बैठाया जाएगा। तो ठीक इसीलिए आपके जो पिता हैं, आपके जो जूलॉजी के पिता हैं वो अरस्तु, और जो पादप के पिता हैं वो थियोफ्रास्टस इसलिए कहा गया क्योंकि बायोलॉजी की सबसे पहली किताब पेपर में पूछा गया है, जीव विज्ञान की पहली किताब कौन सी है और किसके द्वारा लिखी गई है? बेटा बायोलॉजी की सबसे पहली किताब अरस्तु जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और उस किताब का नाम क्या है? द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। किताब का नाम क्या है? द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। ठीक है, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को दिक्कत होगी नहीं। अगली बात कर लेते हैं कि थियोफ्रास्टस के द्वारा लिखी किताब। पेपर में पूछेगा बायोलॉजी की सबसे पुरानी किताब किसने लिखी और किसके द्वारा लिखी गई? तो आप बताइएगा कि सर बायोलॉजी की सबसे पुरानी किताब द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया है और अरस्तु जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे थियोफ्रास्टस जो है उस किताब का नाम क्या है? द स्टोरिया ऑफ प्लांटनम। द स्टोरिया ऑफ प्लांटनम। ठीक है, द हिस्टोरिया। बोलते भी चलिए आप, लिखते के साथ साथ क्या करिएगा? बोलते भी चलिएगा, क्योंकि बोलने से आपको क्या होगा? वो चीज याद होती भी चली जाएगी। द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटनम। ठीक है, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटनम। ठीक है बेटा, अब याद रखिएगा ये दो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने दो किताबों का नाम पहले लेक्चर के अंदर बता दिया है। पेपर के अंदर किताबों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किताबों के नाम और उनके राइटर भी आपको क्या करने पड़ेंगे? याद करने पड़ेंगे। मैं मेन किताबों के राइटर आपको बताता हुआ चलूंगा, आप उसे चाहें तो किसी भी एक पन्ने पे एक लाइन के साथ लिखते चलेंगे। जैसे मैंने अभी दो नाम बता दी किताबों के, आगे भी कुछ किताबों के नाम बताता चलेंगे, तो उनको एक पन्ने में कॉपी में लिखते चलेगा। हालांकि मैं आपको एक अलग से एक लेक्चर लूंगा कभी जब पढ़ा रहा हूँगा आगे, एक फ्री लेक्चर के अंदर मैं आपको सारी किताबों के नाम एक साथ लिखवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए
ये आपका सबसे पहला वर्गीकरण हो गया है जिसे जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान के बारे में बांटा गया। अगला जो वर्गीकरण है वो बहुत महत्वपूर्ण वर्गीकरण है क्योंकि उसे आधुनिक वर्गीकरण के अंतर्गत गिना जाता है। ये आधुनिक वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं है बेटा, ये सबसे पुराने वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। आधुनिक वर्गीकरण के अंदर कौन से आएंगे? कैरोलस लिनियस का वर्गीकरण। ठीक है, अगला जो पॉइंट डाल के लिख रहा हूं बेटा उसे मैं आधुनिक वर्गीकरण के नाम से जानता हूं। ये सबसे पुराने वर्गीकरण में से एक है। अगला जो पॉइंट है वो आप हेडिंग के रूप में डाल लीजिए, है ना, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि आपका आधुनिक वर्गीकरण, सजीवों का आधुनिक वर्गीकरण। अगला पॉइंट सब डाल लीजिए, सजीवों का आधुनिक वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण। ठीक है बेटा, द क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक मिनट, ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ठीक है, मॉडर्न, ठीक है, क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा रफ करके इसे ठीक कर लीजिएगा। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, सजीवों का आधुनिक वर्गीकरण। और उसमें पहले कौन आते हैं आपके? कैरोलस लीनियस, फेमस साइंटिस्ट हैं कैरोलस लीनियस। बेटा कैरोलस लीनियस ने सन 1757 में क्या लिखी थी? एक किताब लिखी थी। सन 1757 में एक किताब लिखी थी। इस किताब का नाम क्या था? सिस्टमा ऑफ नेचुरी। बेटा इस किताब का नाम याद कर लीजिएगा, सिस्टमा ऑफ नेचुरी। आप सभी को पता है कि मैं किताबों पे भी थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा हूँ, फोकस डाल रहा हूँ। क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि पेपर में किताबों से रिलेटेड भी कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं, इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, किताबों पर भी फोकस करना है। कैरोलस लीनियस के द्वारा सन 1757 में किताब लिखी सिस्टम ऑफ नेचुरी, और इस किताब के अंतर्गत सजीवों का वर्गीकरण किया गया, और वर्गीकरण दो भागों में किया गया। और वो कौन कौन से थे? एक को बोला गया फ्यूना और एक को बोला गया फ्लोरा। ये दो भागों में वर्गीकृत किया गया। कैरोलस लीनियस के द्वारा सजीवों को दो भागों में बांटा गया, फ्यूना तथा फ्लोरा। ये फ्यूना क्या चीज़ है बेटा? ये फ्यूना आपका एनिमल किंगडम है। ये क्या है बेटा? एनिमल किंगडम है, यानी कि आपका जंतु जगत है। क्या कहते हैं इसे? जंतु जगत के रूप में जानते हैं। दूसरा फ्लोरा क्या है? आपका प्लांट किंगडम है। क्या है बेटा? इसे लिख लीजिए, प्लांट किंगडम। क्या कहते हो? प्लांट किंगडम, यानी कि पादप जगत कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पादप जगत कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि कैरोलस लीनियस ने सजीवों को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। कौन कौन से थे? फ्लोरा तथा फ्यूना। फ्लोरा क्या चीज है? फ्लोरा आपका पादप जगत आ जाता है, फ्यूना जंतु जगत। बात वही है, जंतु जगत और पादप जगत वनस्पति जगत में से बांटा, लेकिन इसे अलग नाम से प्रदर्शित किया गया। इसे फ्यूना कहा गया, इसे क्या कहा गया? फ्यूना कहा गया। और इसे क्या कहा गया? फ्लोरा कहा गया। इसको क्या कहा गया? फ्लोरा कहा गया। बात सभी को समझ में आ रही होगी। आगे बात करते हैं पेपर में क्या सवाल क्या बनते हैं, क्या क्या सवाल बनते हैं। पेपर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण